दिस स्टोरी प्रेजेंटिंग नार्निया पार्ट वन। इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक शहर से। इस शहर के ऊपर बहुत सारे हवाई जहाज हमला कर रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक खिड़की पर एक छोटा लड़का खड़ा होता है और वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसकी माम पीछे भागते हुए आती हैं और उसे पीछे खींचकर खिड़की के पर्दे लगा देती हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए कहती हैं। अब उस लड़के का बड़ा भाई वहां आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। उसकी माम कमरे से टॉर्च और ब्लैंकेट उठाती हैं और वो भी बाहर भागती हैं। वहीं दूसरे कमरे में एक छोटी बच्ची बेड पर लेटी होती है और तभी उसकी बड़ी बहन आती है और उसे लेकर बाहर की तरफ भागती है। इनकी माम इन सब बच्चों को लेकर थोड़ा सा दूर बेसमेंट में पहुंचती हैं। तभी उस छोटे लड़के का नाम, जिसका नाम एडमिन है, उसको याद आता है कि उसके पिता की फोटो घर के अंदर ही रह गई है। वो उसे वापस लाने के लिए भागता है। उसकी माम उसे रोकने के लिए कहती है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है और उसका बड़ा भाई उनके पीछे भागता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो दोनों भाई अपने पिता की फोटो लेकर वापस बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तब उसका बड़ा भाई, जिसका नाम पीटर है, अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहता है कि तुम बड़ों की बातें मानना कब सीखोगे। और उसकी माम अपने छोटे बेटे को गले लगा लेती है। तब उसका बड़ा भाई दरवाजा बंद कर देता है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। इन चारों बच्चों के नाम पीटर, सुसेन, एडमिन और लूसी हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि सारे बच्चे अपनी माम के साथ स्टेशन पर खड़े होते हैं। इस स्टेशन पर पूरा शहर खड़ा होता है। सभी लोग अपने बच्चों को इस शहर से बाहर भेज रहे हैं क्योंकि ये यहाँ वार चल रही है। शहर के सभी बच्चे अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते हैं। इन बच्चों की माँ दुखी मन से अपने बच्चों को ट्रेन में बिठा देती है और ट्रेन वहां से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ये चारों बच्चे एक स्टेशन पर उतरते हैं। सुजैन बोलती है कि प्रोफेसर जानते थे कि हम लोग आने वाले हैं और तभी हमें कोई लेने क्यों नहीं आया। और तभी वो देखते हैं कि ये एक औरत टांगा लेते हुए उनके पास आकर रुकती है। पीटर उससे पूछता है, क्या विस्मित लेडी हैं? वो कहती है, हाँ हम लेडी हैं। और इन चारों बच्चों को लेकर वहाँ घर पहुंच जाती है। ये घर बहुत बड़ा होता है। वो लेडी सभी को समझाती है कि प्रोफेसर को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करोगी और यहाँ किसी भी चीज को नहीं छुओगे। तुम सबको इन नियम का पालन करना होगा। अब सारे बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी बच्चे अपने कमरे में कुछ ना कुछ अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बहन लूसी कहती, क्यों ना हम छुपा छुपी का खेल खेलें। पीटर उन सबको छुपाने के लिए कहता है और एडमिन लूसी वहां से भागकर छुपने के लिए चले जाते हैं। लूसी छुपने के लिए जगह ढूंढने के लिए एक खाली कमरे में पहुंच जाती। वो देखती इस कमरे में सिर्फ एक बड़ी सी अलमारी रखी, वो भी सफेद रंग के कपड़े से ढकी हुई है। तभी उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट आती है। उसे लगता है कि उसका भाई पीटर उसे ढूंढने के लिए आ रहा है और लूसी जल्दी से अलमारी को खोलकर उसके अंदर छुप जाती है। वो देखती है कि उस अलमारी के अंदर बहुत सारे गर्म कपड़े टंगे होते हैं और वो उन गर्म गर्म कपड़ों के पीछे छुपने के लिए पीछे भागती है। उसके हाथ पर कुछ पत्ते टच होते हैं और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक बर्फ से ढका हुआ एक जंगल होता है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। फिर वह पलटकर अलमारी की तरफ देखती है पर वो वापस अंदर ना जाकर जंगल की तरफ बढ़ती है क्योंकि वहां पर सिर्फ बर्फ गिर रही होती है, जिससे वो बहुत आकर्षित होती है। अब उसे एक लाइट बॉल दिखाई देता है जिसके ऊपर एक लैंप जल रहा होता है और तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और वो जैसे ही पलट कर देखती है तो डर जाती है क्योंकि वहाँ एक ऐसा आदमी होता है जिसका ऊपर का शरीर इंसानों जैसा होता है लेकिन उसके पैर एक जानवर की तरह होते हैं। उसके कान भी काफी बड़े होते हैं। वो एक फोन होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लूसी उस पिलर के पीछे से निकलती है। उस फोन के हाथ से कुछ गिरा हुआ सामान उठाकर उसे देने लगती है। वो फोन पहले तो पीछे छुपता है फिर सामने आकर अपना सामान ले लेता है। लूसी उससे पूछती है कि आप हैं कौन। वह कहता है कि मैं एक फोन हूँ, मेरा नाम टमनस है, तुम कौन हो? क्या तुम एक लड़की के रूप में एक बौनी हो? लूसी उससे बताती कि मैं बौनी नहीं हूँ, मैं तो अपनी क्लास में सबसे लंबी हूँ। फोन उससे कहता है, क्या तुम इंसान हो? लूसी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं एक इंसान हूँ। यह सुनकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ आई कैसे? लूसी उससे बताती है कि मैं एक लुका छुपी खेल रही थी और मैं एक अलमारी में छुप गई और मैंने देखा कि उसके अंदर ये बहुत सुंदर जंगल है। फोन उससे पूछता है कि क्या वो नार्निया में है? लूसी हैरानी से पूछती है, ये नार्निया क्या है? उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तुम अभी नार्निया में खड़ी हो। उसे बताता है कि इस खंभे से लेकर वहां से कैर परवल के महल तक सारी जगह नार्निया है। फोन उससे कहता है कि मेरा नाम तमनस है। लूसी भी उससे अपना नाम बता देती है और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर मिस्टर टमनस उसे अपने घर चाय पीने के लिए कहते हैं और कुछ खाने के लिए कहते हैं। हालांकि लूसी उनके साथ जाना नहीं चाहती पर उनके बार बार मनाने पर उनके साथ घर चली जाती है।
घर पहुंचकर लूसी के लिए गर्म चाय और नाश्ता लेकर मिस्टर टमनस आते हैं। वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं। टमनस उसे दोषी बताता है कि यहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है, लेकिन कभी भी क्रिसमस नहीं होता। तुमको यहाँ की गर्मी बहुत पसंद आएगी। एक धुन पर हम सब फॉन्स परियों के साथ सारी रात नाचते हैं। क्या तुम वो धुन सुनना पसंद करोगी? लूसी कहती है हाँ बिल्कुल। टमनस एक बार वो धुन बजाना शुरू करता है और लूसी को वहाँ जलती हुई आग में कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं, और उसके बाद लूसी वो धुन सुनकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है। वो देखती है कि फ़ोन एक कोने में बैठा है। लूसी कहती है कि उसे वापस जाना चाहिए, और टमनस रोने लगता है और कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ एक वाइट विच रहती है और उसी की वजह से यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। वो वाइट विच का आदेश है कि अगर जंगल में कोई भी भटकता हुआ इंसान दिखाई दे तो हम उसे उसके हवाले कर दें। लूसी कहती है मिस्टर टमनस आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर मिस्टर टमनस लूसी को भागते हुए उसी कमरे के पास ले जाता है और वो उसे जहाँ मिली थी उसे कहता है कि चले जाओ, वापस मत आना। और लूसी उस अलमारी में वापस चली जाती है। वापस आने के बाद वो अपने भाई बहनों की पूरी घटना के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लूसी उन सभी को वापस लेकर जाती है, लेकिन किसी को वहाँ पर कोई जंगल नहीं दिखाई देता। वो इस बात से दुखी होती है और अपने रूम में चली जाती है। रात में अचानक लूसी की आँख खुलती है और उस जंगल के बारे जाने के बारे में सोचती। वो चुपचाप अपने बेड से उठकर उस कमरे की तरफ जाती है। तभी उसका भाई एडमिन उसके पीछे निकल कर बाहर जाती है। उसे देखता है तो उसका पीछा करता है। लूसी उस कमरे को खोलती है और जंगल में दोबारा चली जाती है। एडमिन भी उसके पीछे पीछे होता है और वो भी उस अलमारी के पास पहुंच जाता है और अलमारी को खोलकर देखकर उसके अंदर चला जाता है और वो भी दूसरी तरफ जंगल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी बहन लूसी को आवाज़ देता है, लेकिन तभी उसे कुछ जानवरों की भागने की आवाज़ आती है। जैसे ही पलट कर देखता है तो उसे एक तांगा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और वो तांगा उसके पास आकर रुकता है। उनमें से एक बौना आदमी उतर कर उसके पास आता है और वो उस पर चाकू से हमला करने वाला होता है। तभी एक औरत की आवाज़ आती है, रुको। वो आदमी रुक जाता है। ये औरत नार्निया की रानी व्हाइट फिच होती है, जिसके बारे में उसने बताया था। वो एडमिन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? एडमिन उससे बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मेरी बहन आई थी और किसी फ़ोन से मिली थी जिसका नाम टमनस है। रानी उससे सारी बातें सुनकर अचानक उसे बड़े प्यार से पूछती कि तुम लोग कितने लोग हो? बताता कि हम लोग 4 हैं। रानी उसे अपने पास तांगे में बिठाती है और उसे अपने जादू से गर्म चाय पीने के लिए देती है। एडमिन उसका जादू देखकर हैरान हो जाता है। एडमिन बोलता है कि आप मेरे लिए जादू से स्वीट्स बना सकती हैं? वो कहते हैं बिल्कुल हाँ, और उसने जादू से स्वीट्स बना देती है और एडमिन को देती है। इसके बाद वो एडमिन को अपनी बातों में बहलाती फुसलाती है और एडमिन उसकी बातों में आ जाता है। वो कहती है कि मेरा कोई भी वारिस नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है और तुम ही मेरी सल्तनत के असली वारिस बनोगे। और वो कहती है कि तुम अपने बाकी भाइयों को अपने साथ लेकर यहाँ आए। और रानी उसे अपना महल दिखाती है जो 2 पहाड़ियों के बीच में होता है। वहाँ से चली जाती है। एडमिन का नेचर अपने बाकी भाइयों से बहुत अलग होता है। वो हमेशा ही अपने भाई से झगड़ता है, झूठ बोलता है और लालची भी होता है। तभी लूसी आ जाती है और वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ की रानी के बारे में भी बताती है। वो एक बहुत बुरी रानी है। और इसके बाद वो अपने भाई को वापस अपने घर ले जाती है। लूसी को लगता है कि अब उसके भाई पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तो उसने भी जंगल को देख लिया है। वो खुश होकर अपने भाई के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वह जगह सच है। इस बार एडमिन भी उसके साथ था, लेकिन एडमिन से पूछने पर वो बात को टाल देता है और कहता है आजकल के बच्चों को पता नहीं कहानियां बनाना कब बंद करेंगे, और लूसी को झूठा साबित कर देता है। लूसी वहां से चली जाती है और सीढ़ियों पर प्रोफेसर से टकराती है और उन्हें देखकर वो रोने लगती है। तभी मिस ग्रेडर शोर सुनकर वो बाहर आती हैं और प्रोफेसर लूसी को उसके साथ हॉट चॉकलेट खाने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उनके भाई बहन के पास चले जाते हैं और उनको बता दी कि लूसी डर गई और उसे लगता है कि कमरे में जो एक उसके अंदर एक जंगल है। प्रोफेसर उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उन दोनों को समझाता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुमको उस पर विश्वास करना चाहिए। अगले दिन ये चारों भाई बहन बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बाल से खिड़की का कांच टूट जाता है और वो लोग डर जाते हैं और मिस मैक्रेडी के गुस्से से बचने के लिए वो उस खाली कमरे में पहुंच जाते हैं और सभी लोग उस अलमारी में छुप जाते हैं और तभी सारे उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में इन सबको लूसी ने बताया था। पीटर और सुजन उस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं और लूसी को सॉरी बोल देते हैं। अब सुजैन सबको वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन एडमिन वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके दिल में लालच है। वो रानी के पास जाना चाहता है। वो कहता है कि हमें जंगल में और घूमना चाहिए। पीटर कहता है कि हम लूसी की मर्जी से आगे जाएंगे। इस बात से लूसी खुश हो जाती है और वो इन सबको टमनस से मिलवाने के लिए ले जाती है। घर पहुंचने पर देखते हैं कि वहाँ पर टमनस नहीं है। दीवार पर एक नोट लिखा दिखता है जिस पर लिखा होता है कि उस पर नारिया की महारानी जेडिस के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप है। उसने इंसानों से दोस्ती की और उन्हें बचाया, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। सुजैन कहती है कि अब तो हमें यहाँ से चलना होगा, पर लूसी कहती है हमें टमनस की मदद करनी चाहिए। समझते नहीं, इंसानों से मिलने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लूसी कहती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हम ही है। एडमिन कहता है कि टमनस तो एक अपराधी है।
तभी इनको झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है और ये सभी डर जाते हैं। तभी इनके सामने एक चूहा आ जाता है। वो लूसी के हाथ में रुमाल देता है जिसे टमनस ने लूसी को दिया था। वो चूहा इन चारों को अपने घर ले जाता है। ये इंसानों की तरह बात कर सकता है और वो इन सबको भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से ये चारों बच्चे नार्निया के लोगों को उस जादुई नगरी से आज़ादी दिलवाएंगे। और उन्हें असलन के बारे में भी बताता है। वही नार्निया का असली राजा है जो स्टोन टेबल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चारों बच्चे उससे पूछते हैं कि ये असलन कौन है और ये सब क्या हो रहा है। वो चूहा इनको सारी बात बताता है और असलन का वापस आना, टमनस का गिरफ्तार होना, खुफिया पुलिस, ये सारी चीज़ें तुम लोगों की वजह से हो रही हैं। उस चूहे की वाइफ कहती कि बहुत सालों पहले यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी कि एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां व्हाइट विच को हराकर यहाँ अमन कायम करेंगी। तुम्हारी सेना तैयार रहे। पीटर बोलता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है और वो जाने लगता है। लेकिन वो लूसी अपने भाई को और बहन को बोलते हैं कि यह लोग ठीक कह रहे हैं, हमें हेल्प करनी होगी। पीटर लूसी को बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें घर जाना चाहिए। तभी पीटर अपने छोटे भाई एडमिन को आवाज़ देता है, लेकिन एडमिन वहाँ नहीं होता है क्योंकि वो व्हाइट पिच के महल की तरफ जा रहा होता है। अब चूहा उन्हें लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो देखते हैं कि एडमिन अब महल के अंदर जा रहा होता है। लूसी उसे आवाज़ देती है। चूहा उसे समझाता है कि दुश्मन सुन लेंगे। पीटर अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चूहा उसे रोक लेता है और कहता है ये एक व्हाइट पिच की एक चाल है, अगर तुम सब वहाँ गए तो सब मारे जाओगे। एडमिन को बचाने का सिर्फ अब एक ही रास्ता है और वही तुम्हारे भाई को बचा सकता है। दूसरी तरफ एडमिन महल के अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ बड़े बड़े स्टैचू होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सेना को किसी ने पत्थर बना दिया है। और तभी उसका पैर एक भेड़िए के ऊपर लग जाता है और भेड़िया उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उससे पूछता कि तुम कौन हो। एडमिन उसे बताता है कि मैं रानी से मिलने आया हूँ, रानी ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बेटा हूँ। ये सुनकर भेड़िया पीछे हट जाता है और उसे रानी के पास यानी व्हाइट फिश के पास ले जाता है। व्हाइट फिश उसे अकेला देखकर चिल्लाते हुए पूछती कि तुम अपने भाइयों बहनों को यहाँ क्यों नहीं लाए। एडमिन डर जाता है और उसे बताते हुए कहता है कि मैंने उन्हें लाने की पूरी कोशिश की थी पर वो नहीं आए। इस वक्त वो बीवर के घर पे हैं। ये इस बात सुनते ही रानी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो कहते हैं कि फिर तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ है। वो अपने भेड़ियों को बीवर के घर पर एडमिन के भाई बहनों को मारने के लिए भेज देती है। एडमिन को बंदी बना लेती है। एडमिन के भाई बहन बीवर के साथ उसके घर पर होते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सारे भेड़िए वहाँ पहुँच जाते हैं और बीवर समझ जाता है कि व्हाइट विच ने भेड़ियों को हमें मारने के लिए भेजा और वहाँ पर से एक गुप्त रास्ता होता है। बीवर और ये सारे उस गुप्त रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। जब भेड़िया अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन वो देखते हैं कि सारे के सारे सुरंग से भाग चुके हैं और वहीं पर दूसरी तरफ सब सुरंग से बाहर निकलते हैं। तब इन्हें यहाँ पर एक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उनकी मदद करती है। वो कहती है कि तुम सब के सब पेड़ पर चढ़ जाओ क्योंकि भेड़िए इन सब को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और वो पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पास सभी आ जाते हैं और वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गए वो इंसानों के बच्चे। और लोमड़ी उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो सभी उत्तर की ओर गए हैं और वो सारे के सारे वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोमड़ी जख्मी हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि मुझे असलन के लिए औरों को भी इकट्ठा करना है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एडमिन को बंद करके रखते हैं वहीं टमनस भी होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इन दोनों को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और ये आहट किसी और की नहीं व्हाइट विच की होती है। वो इनके सामने आ जाती है। एडमिन से कहती है कि हमने हर तरफ देखा लेकिन वो तुम्हारा छोटा सा परिवार कहीं नहीं दिखाई दिया। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जैसे वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाती है, एडमिन डर जाता है और उसे बताता है कि बीवर ने किसी असलन का नाम लिया था। असलन का नाम सुनते ही वो हैरान हो जाती है और वो एडमिन से उस जगह के एड्रेस के बारे में पूछती है जहाँ वो लोग जाने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, वहाँ से मैं पहले ही निकल गया था क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। इसके बाद व्हाइट विच उसे देखती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है क्योंकि मेरा मकसद है नार्निया की आज़ादी। व्हाइट विच कहती है कि नहीं, यहाँ तुम इसलिए हो क्योंकि एडमिन ने तुम्हारी खबर मुझे सिर्फ एक चॉकलेट के लिए दी है। टमनस बड़ी हैरानी से एडमिन की तरफ देखता है और एडमिन शर्म से अपनी आंखों को झुका लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बीवर सबको लेकर उस तरफ निकल जाता है जहां असलन है। तभी उन्हें पीछे की तरफ एक तंगी आवाज़ सुनाई देती है और तभी सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्हाइट विच है और वो सब के सब एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं। वो तंगा उस गुफा के ऊपर रुकता है। थोड़ी देर के बाद बीवर बाहर निकलता है और सबको बाहर आने के लिए बोलता है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर से एक सेंटा क्लॉज है। सेंटा उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों के आने से व्हाइट विच की ताकत कमजोर पड़ रही है। यहाँ पर 100 सालों से क्रिसमस नहीं बनाया गया है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पीटर, सुजैन और लूसी को कुछ टॉफी देते हैं और कुछ तोहफे भी जो युद्ध में उनके काम आएंगे। सेंटा लूसी को एक जड़ी बूटी देते हैं जिसे वो किसी भी जख्म पर लगाएगी तो वह जख्म भर जाएगा। फिर वो सुजैन को एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो इसे बजाना, तुम तक सहायता पहुंच जाएगी। और पीटर को एक चमकती हुई तलवार देते हैं और कहते हैं कि लड़ाई में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। और उसे बताते हैं कि सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं और सभी को मैरी क्रिसमस बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से आगे निकलने के बाद व्हाइट विच के भेड़िया भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये सभी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके नदी पार करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनके आने से की वजह से पेड़ों पर फूल और पत्तियाँ भी निकल आए हैं।
और धीरे धीरे जंगल के ऊपर से बर्फ कम होने लगी। अब यह नदी के पास व्हाइट विच भी पहुंच जाती है और भेड़िया उस लोमड़ी को पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया था और लूसी और उसके साथियों की मदद की थी। व्हाइट विच लोमड़ी को मारने वाली होती, तभी एडमिन बीच पे आ जाता है। वो कहता है कि बीवर ने स्टोन टेबल के बारे में कुछ कहा था। उसने कहा था कि वो खुद की सेना है। व्हाइट विच ये बात सुनकर थोड़ा परेशान होती है और लोगों को अपने जादू को से पत्थर का बना देती है और अपने भेड़ियों को आदेश देती कि जाओ, सबको इकट्ठा करो और असलम को अगर जंग पसंद है तो हम जंग का जवाब जंग से देंगे। वहीं दूसरी तरफ पीटर, सुजैन और लूसी दोनों वीवर्स के साथ असलम के पास पहुंच जाते हैं और वो सब वहां पहुंचकर एक केव के बाहर खड़े आदमी से कहते हैं कि हम असलम से मिलने आए हैं। और तभी अंदर से एक शेर निकलता है और सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं और असलम का स्वागत करते हैं। असलन दरअसल एक शेर होता है। वो पीटर, सुजन और लूसी को दोनों का स्वागत करता है, लेकिन जब असलन उनसे उनके एक और भाई के बारे में पूछता तो बताते हैं कि हमारा छोटा भाई व्हाइट बीच के कब्जे में है। इसके बाद पीटर को एक पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक महल दिखाते हुए कहता है कि वो सामने एक पैराबल का महल है जिसमें 4 तख्त हैं और उनमें से एक पर तुम बैठोगे और सम्राट बनोगे। तुमको भविष्यवाणी पर कोई शक है? पीटर कहता है कि नहीं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। असलन पीटर से कहता है कि बहुत गहरा जादू है जो नार्निया पर राज करता है, वही सही और गलत में फर्क करता है और हमारी तकदीर तय करता है। मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुमको इस जंग में मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर व्हाइट विच के लिए कुछ भेड़िया लूसी और सुजैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन असलन पीटर सब मिलकर उन सबको मार देते हैं, लेकिन एक भेड़ियों को छोड़ देते हैं। असलन अपने सिपाहियों का उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। असलन के सिपाही उस गाड़ी का पीछा करके एडमिन को वहां से छुड़ा लेते हैं और अपने भाई को देखकर ये सब खुश होते हैं। असलन उन सब से कहता है कि जो हो गया अब उसके बारे में कोई पीटर से बात नहीं करेगा और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन व्हाइट विच असलन से मिलने आती और कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है, क्या तुम भूल गए? जब नार्निया बना था तो एक नियम भी बना था। उसे कहते हैं कि मुझे नार्निया की जादू के कानून के बारे में मत बताओ, वो सब मेरी गैर मौजूदगी में लिखे गए थे। व्हाइट विच कहती है कि तुम सबको याद होगा कि हर गद्दार को मुझे सौंपा जाएगा, उसका खून मेरी संपत्ति है और वो लड़का मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो पूरा नार्निया खून पानी के कहर से तबाह हो जाएगा। दरअसल नार्निया के कुछ अपने कानून होते हैं जिसके हिसाब से नार्निया में जो भी गद्दारी करेगा उस पर व्हाइट विच का होगा। इसके बाद असलन व्हाइट विच से अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और कुछ देर बाद असलन बताता है कि इसने एडमिन की जान को बख्श दिया और सभी लोग खुश हो जाते हैं। व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है, लेकिन असलन खामोश होता है और लूसी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गहरी बातें हैं। रात को असलन कहीं जा रहा होता है और दूसरे रास्ते से चुपते हुए असलन के पीछे से लूसी आती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि असलन उस स्टोन टेबल के पास जाता है जहाँ पर व्हाइट विच की सेना पहले से होती है और वो सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सेना में बहुत खतरनाक जानवर, पक्षी, भूत प्रेत होते हैं। असलन उनके सामने खड़ा हो जाता, तभी व्हाइट विच के इशारे पर एक आता है और उस पर हमला करता है। असलन जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद असलन के बाल काट देते हैं और उसे बांध देते हैं। व्हाइट विच असलन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कुर्बानी देकर उस गद्दार की जान बचा लोगे? तुम ऐसा करके किसी की जिंदगी नहीं बचा रहे हो। और जोर से चिल्लाती है, आज रात गहरे जादू के नियमों की तामील होगी, अब हमेशा हमेशा के लिए नार्निया पर हमारा राज होगा। कहते हुए व्हाइट विच एक खंजर से असलन को मार देती है और आदेश देती है कि जंग पर निकलने की तैयारी करो और अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद लूसी, सुजैन असलन के पास आती है और लूसी अपनी उस जड़ी बूटी को उसके घाव पर डालती है जो उसे सेंटा ने दिया था। सुजैन उससे बताती है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, अब ये हमारे बीच में नहीं रहे। वो दोनों असलन को पकड़कर रोने लगती हैं और ये बात जब सबको पता चलती है सब परेशान हो जाती हैं। एडमिन पीटर से कहता है कि अब तुमको असलन की जगह लेनी होगी, उसे तुम पर भरोसा था और मुझे भी है। एडमिन की बात सुनकर पीटर को हिम्मत आती है। इसके बाद व्हाइट विच की सेना भी वहाँ पास आ जाती है और असलन की सेना और व्हाइट विच की सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन और लूसी असलन के पास से उठकर जाने लगते हैं और तभी स्टोन टेबल टूट जाता है और तभी पीछे से देखती है कि वहाँ पर असलन का शरीर नहीं होता है और तभी वह सामने असलन को खड़ा देखती हैं और दोनों खुश होकर असलन के गले लग जाती हैं। असलन उन्हें बताता है कि इस जगह पर किसी निर्दोष को गद्दार की मौत मारा जाएगा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा, जिसे मारा वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन व्हाइट विच को अभी इस जादू का सही मतलब नहीं पता। फिर सुजैन को बताती है कि हमने पीटर को संदेश भेज दिया कि आप नहीं हैं और वो तो युद्ध शुरू हो चुका होगा, और उन दोनों को कहता है कि तुम चिंता मत करो और दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से महल से चला जाता है। वहाँ पहुंचकर लूसी अपने दोस्त मिस्टर टमनस को पत्थर का बना हुआ देखकर उदास हो जाती है। तभी असलन उस पर एक फूंक मारता है और मिस्टर टमनस दोबारा से ठीक हो जाते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं। इस तरह वहाँ पर पत्थर के बने सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं। वहाँ से एक पूरी सेना लेकर युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ लड़ाई के मैदान में वो सब कुछ जादू से पत्थर का बना रही होती है और तभी पीटर की सेना हार रही होती है। तो पीटर अपने भाई एडमिन से बोलता है कि तुम अपनी बहनों के साथ यहाँ से चले जाओ।
बीबर्स उसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी एडमिन देखता है कि व्हाइट विच उसके भाई की तरफ बढ़ रही है। वो अपने भाई को बचाने के लिए व्हाइट विच का सामना करता है और व्हाइट विच के हथियार को भी काट देता है, जिससे वो सबको पत्थर का बना रही होती है। लेकिन व्हाइट विच बहुत शक्तिशाली है, वो एडमिन को अपनी तलवार से घायल कर देती है। जब ये पीटर देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद व्हाइट विच और पीटर के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर असलन आ जाता है। असलन को देखकर व्हाइट विच हैरान हो जाती है। वो कहती है ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने असलन को मार दिया था और उसके साथ वहाँ पर उसकी पूरी सेना भी होती है, जिसे व्हाइट विच ने कभी पत्थर का बना दिया था। पीटर भी असलन को देखकर बहुत खुश होता है और तभी व्हाइट विच मौके का फायदा उठाकर पीटर पर हमला कर देती है और उसे घायल करके जमीन पर गिरा देती है। जैसे ही वे पीटर को खत्म करने वाली होती तभी असलन भागता हुआ व्हाइट विच पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जैसे ही व्हाइट विच का अंत होता है तो उसकी सेना हवा के झोंकों की तरह वहां से गायब हो जाती है और पीटर से कहता है कि अब लड़ाई खत्म हुई। और सभी लोग एडमिन के पास पहुंचते हैं। लूसी उस दवा को एडमिन को पिलाती है, जो दवा उसे सेंट आने देती है। एडमिन बिल्कुल ठीक हो जाता है और सभी घायल सिपाहियों को उस दवा से ठीक करती है और भी पत्थर बने हुए सभी लोगों को ठीक कर देता है। इसके बाद असलन इन सबको महल में ले जाता है। इन चारों भाई बहनों को राजा रानी के ताज पहनाए जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। लूसी असलन को जाते हुए देखती है और रोने लगती है। तभी टमनस लूसी को वो रुमाल देते हैं जो लूसी ने कभी टमनस को दिया था। लूसी रुमाल से अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराने लगती है। इसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। ये सब के सब चारों भाई बहन बड़े हो जाते हैं और एक दिन ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से कभी आए थे। उस अलमारी के अंदर चले जाते हैं। जब भी अलमारी से दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुँचते हैं तो ये सभी उसी उम्र में पहुँच जाते हैं जिस उम्र में ये आए थे। हालांकि नार्निया में इन्होंने बहुत साल बिताए, लेकिन जब भी अलमारी से अपने कमरे में जाते हैं ये उसी दिन उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जिस दिन ये लोग बाल से खिड़की का कांच तोड़ा था और डर के मारे इन सब के सब अलमारी के अंदर चले गए थे। अब जब ये सब के सब वापस जाते हैं तभी प्रोफेसर वहाँ पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे। पीटर कहते हैं कि अगर हम आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। प्रोफेसर उन्हें उनकी बाल वापस देते हैं और कहते हैं कि करके तो देखो। और उसी के साथ ये कहानी यहीं पास खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2000 में आई थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।